ट्रेडिंग भारत में 600 BC से एग्जिस्ट करती आ रही है। स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स और मेटल्स में भारत दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था। एक समय ऐसा भी था जब भारत गोल्ड और प्रेशियस मेटल्स में ट्रेड करता था। यूरोपियंस भारत में मिलने वाली रॉ मटेरियल से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे और इसी वजह से वो भारत के साथ ट्रेड करना चाहते थे। ना ही सिर्फ भारत में मिलने वाली फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन और सिल्क की यूरोप में एक बहुत बड़ी मार्केट थी, बल्कि भारत में मिलने वाले स्पाइसेस भी यूरोप में बहुत डिमांड में थे। यूरोपियन कंपनी सस्ते प्राइस में इंडिया से प्रोडक्ट उठाती थी और उनको महंगे प्राइस पे यूरोपियन मार्केट्स में बेचती थी। ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करती थी, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करना चाहते थे इंडिया के साथ। और भारत को कॉलोनाइज करने का घटिया प्लान यहीं से शुरू हुआ था। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सार्थक कौशल और इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे अलग अलग यूरोपियन देश भारत में आए उसको कॉलोनाइज करने के इरादे से, और कैसे अल्टीमेटली ईस्ट इंडिया कंपनी सक्सेसफुल हुई भारत को कॉलोनाइज करने में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डू हिट द बेल आइकन। कहानी की शुरुआत होती है साल 1498 में, जब वास्को डी गामा ऑफ पोर्टुगल पहली बार सी रूट डिस्कवर करता है फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। वो अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप होता हुआ कैलीकट पहुंचता है। कैलीकट उस समय पे एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पोर्ट हुआ करता था फॉर द ईस्टर्न वर्ल्ड, और यहाँ पहुँच के वास्को डी गामा भी ट्रेड करना चाहता था, जिसके लिए उसे उस समय के कैलीकट के शासक सामाथुरी राजा से परमिशन भी मिल जाती है। लेकिन बहुत जल्द दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं, क्योंकि सामाथुरी राजा उसको बाकी ट्रेडर्स की तरह कस्टम ड्यूटी पे करने को कहता है। द रूलर ऑफ तन्नूर ऑलरेडी हैड डिस्प्यूट्स विद कैलीकट, और इसी डिस्प्यूट के चलते वो पोर्तुगीज को सपोर्ट करता है, विच इवेंचुअली रिजल्ट इन द बैटल ऑफ कोचिन इन 1504। और यहाँ पर भी हमको देखने को मिलता है कि कैसे इंटरनल डिस्प्यूट्स का फ़ायदा उठाया जाता है बाय एक्सटर्नल थ्रेट। साल 1502 में पोर्तुगीज एम्पायर पहला यूरोपियन ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश करते हैं कोलम में, और माना जाता है यहीं से शुरू हुई थी कॉलोनियल एरा की। साल 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को पहला वाइसरॉय ऑफ इंडिया अपॉइंट करा जाता है, और उसके टेन्योर के टाइम पे कई सारी पोर्तुगीज इस्टेब्लिशमेंट्स बनती है कोचिन और कैलीकट जैसी जगहों पे। साल 1509 में अफोंसो डी एल्बुकर्की इंडिया में पोर्तुगीज टेरिटरीज का गवर्नर बन जाता है, और साल 1510 में वो रूलर ऑफ बीजापुर से गोवा को जीत लेता है, और इसके बाद गोवा बन जाता है कैपिटल ऑफ ऑल द पोर्तुगीज सेटलमेंट्स इन इंडिया। साल 1530 आते आते पोर्तुगीज़ ने और बहुत सारी जगहों पे सेटलमेंट्स क्रिएट करी, जैसे दमन एंड दीव, मद्रास, सैलसेट, युगली। लेकिन मुग़ल एम्पायर के होते हुए और मराठास की बढ़ती हुई पावर के चलते पोर्तुगीज़ ज़्यादा देर भारत में टिक नहीं पाए, और वो धीरे धीरे अपनी सारी एक्वायर्ड करी हुई टेरिटरीज़ को लूज़ करने लगे, और एंड में बच गया सिर्फ उनके पास दमन, दीव और गोवा। पोर्तुगीज़ के बाद आते हैं डच। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1602। डच अपनी पहली फैक्ट्री सेटअप करते हैं मसूलीपट्टनम में। इसके अलावा वो अपनी कई सारे ट्रेडिंग डिपोज बनाते हैं इन एरियाज लाइक सूरत, अहमदाबाद, पटना, आगरा, तमिलनाडु, कोचिन। 17वीं सेंचुरी में डच इंडिया और बाकी के ईस्टर्न रीजन में सबसे डोमिनेंट यूरोपियन ट्रेडिंग पावर बन गए थे। यहाँ तक कि 1623 में उन्होंने अंग्रेज़ों को भी हराया, ताकि अंग्रेज़ यहाँ पर आकर अपनी सेटलमेंट्स ना बना सके। इनकी लड़ाई अगले 7 सालों तक होती रही, और धीरे धीरे डच अपनी सारी सेटलमेंट्स लूज़ करने लगे। आखिरी एंग्लो डच वॉर 1759 में होती है इन दी बैटल ऑफ बिडारा, जहाँ पर डच को अंग्रेज़ों से हार का सामना करना पड़ता है, और यहाँ पर पिक्चर में एंट्री होती है भारत के सबसे बड़े विलेन द ब्रिटिश। साल 1599 में एक कंपनी फॉर्म करी जाती है बाय अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट, जिसको कहा जाता है द मर्चेंट एडवेंचरर्स। 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ द्वारा इस कंपनी को एक रॉयल चार्टर दिया जाता है, जो इनको एक एक्सक्लूसिव प्रिविलेज देता है टू ट्रेड इन द ईस्ट, और यहाँ पर फॉर्म होती है द ईस्ट इंडिया कंपनी। साल 1609 में सर विलियम हॉकिंस
जहांगीर के कोर्ट में आते हैं परमिशन लेने के लिए ताकि वो अपनी इंग्लिश ट्रेडिंग सेंटर खोल सके सूरत में। पोर्तुगीज़ के साथ पुराने रिलेशंस होने के चलते या फिर किसी तरह का प्रेशर होने के चलते सर विलियम हॉकिंस को परमिट नहीं दी जाती। लेकिन ठीक 3 साल बाद साल 1612 में जहांगीर द ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिट कर देता है एक फैक्ट्री सेटअप करने के लिए सूरत में। साल 1615 में सर थॉमस रो एक एम्बेसडर बन के आते हैं और जेम्स वन जो उस समय इंग्लैंड के राजा थे, और उनको बड़ी सक्सेसफुली एक इंपीरियल फरमान भी मिल जाता है टू सेटअप फैक्ट्रीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। 18th सेंचुरी आते आते अंग्रेज़ भारत के अलग अलग पार्ट्स में अपनी फैक्ट्रीज और सेटलमेंट्स को सेटअप करने में सक्सेसफुल हुए। इसी बीच उनको बाकी यूरोपियन कॉलोनाइजर जैसे फ्रेंच और डेनमार्क के साथ भी लड़ना पड़ा, लेकिन अल्टीमेटली वो ही जीत कर आए। इसी समय पर अपनी बढ़ती पावर को देखकर अंग्रेज़ों के दिमाग में ये घटिया सपना आने लगा कि एक दिन शायद वो पूरे भारत को कॉलोनाइज कर लें। मिड 18th सेंचुरी में भारत में 2 बड़े एम्पायर्स थे, द मुगल्स एंड द मराठास, और दोनों ही आपस में एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में थे और दोनों ही किसी स्ट्रॉन्ग लीडर द्वारा गवर्न नहीं करे जाते थे। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया अंग्रेज़ों ने, वे दे स्टार्टेड इस्टेब्लिशिंग देयर डोमिनेंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, और शुरुआत उन्होंने करी बंगाल से। इस समय पे बंगाल भारत का सबसे फर्टाइल और सबसे रिच प्रोविंस हुआ करता था। साल 1717 में मुग़ल एम्परर फारुखसियार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी करा जिसके चलते अपने किसी भी गुड्स पर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई टैक्स पे नहीं करना था। यहाँ तक कि अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी वो पासेज इशू कर सकते थे। ऐसे प्रिविलेजेस देने पर कई सारे बंगाल के नवाब जैसे मुर्शीद अली खान और अलवर्दी खान ने ऑब्जेक्शन किए। 1756 में अलवर्दी खान का पोता सिराज और दौला पावर में आता है और वो बनता है अगला नवाब, और वो ब्रिटिश का इस फरमान का मिसयूज़ करने के एकदम अगेंस्ट था। सबसे पहले सिराज और दौला करीम बाज़ार की इंग्लिश फैक्ट्री को सीज़ कर देता है। उसके बाद वो 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम को भी ऑक्यूपाई कर लेता है, और इसके बाद 23 जून 1757 को छिड़ जाता है बैटल ऑफ प्लासी, जो रॉबर्ट क्लाइव की कमांडरशिप के अंडर ब्रिटिश जीत जाते हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अंग्रेज़ नवाब सिराज और दौला को इसीलिए हरा पाए थे क्योंकि मीर जफार जो कि उन्हीं की आर्मी के कमांडर थे, उन्होंने उनको धोखा दे दिया। अंग्रेज़ों ने हमेशा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स का फ़ायदा उठाया और उसी पर कैपिटलाइज करा है। इसके बाद अंग्रेज़ मीर जफार को बंगाल का नवाब बना देते हैं और आराम से बंगाल, उड़ीसा और बिहार के रीजन्स में ट्रेडिंग करते हैं। अंग्रेज़ों को मीर जाफ़र बहुत जल्द इनफिशिएंट लगने लगता है, जिसकी वजह से वो उसको रिज़ाइन करने पर फोर्स करते हैं, और 1760 में उसी का सन इन लॉ मीर कासिम थ्रोन पर आता है, लेकिन वो भी बहुत जल्द अंग्रेज़ों के खिलाफ होने लगता है। मीर कासिम अंग्रेज़ों के साथ एक सीरीज़ ऑफ बैटल्स करता है और 1763 में वो अवध चला जाता है टू फॉर्म एन अलायंस विद द नवाब ऑफ अवध शुजा उर दौला और शाह आलम II जो कि एक मुग़ल एम्परर था। तीनों मिलकर बुक्सार में अंग्रेज़ों के खिलाफ एक जंग छेड़ देते हैं ऑन 22 अक्टूबर 1764, लेकिन उनको अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ता है। इसके बाद 1765 में रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंट करा जाता है और वो एक डुअल गवर्नमेंट सिस्टम लेके आता है जिसमें हेड जो होगा वो तो नवाब ही होगा, लेकिन जो रियल पावर होगी वो अंग्रेज़ों के हाथ में होगी। इसके बाद अंग्रेज़ों ने रुख किया मैसूर की तरफ, और उस समय मैसूर के सुल्तान हैदर अली की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी, और उसी पॉपुलैरिटी के चलते हुई पहली एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें अंग्रेज़ों को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद द ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन करा गया, जिसके तहत दोनों पार्टीज़ के कॉन्क्वेस्ट को रिस्टोर करा गया और एक प्रॉमिस करा गया कि अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है तो ये दो पार्टीज़ यानी मैसूर और अंग्रेज़ एक दूसरे की हेल्प करेंगे। कुछ चेन ऑफ इवेंट्स के चलते, जो कि बहुत डिटेल में है तो मैं उसमें नहीं जाऊँगा, हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में एक और जंग छिड़ जाती है इन दी ईयर 1780, और 1781 में अपनी वॉरेन हेस्टिंग कुछ अपनी डिप्लोमेसीज लगाकर हैदर अली को हराने में सक्सेसफुल हो जाता है और 1782 में हैदर अली की डेथ हो जाती है। लेकिन इस वॉर को कंटिन्यू रखा जाता है बाय सन टीपू सुल्तान। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस जो उस समय का गवर्नर जनरल था, वो अपनी डिप्लोमेसी पॉलिसीज़ को यूज़ करना शुरू करता है, जहाँ पे वो डिवाइड एंड रूल को यूज़ करके मराठास, नवाब, टीपू सुल्तान को सबको एक दूसरे के अगेंस्ट कर देता है। और साल 1790 में एक वॉर ब्रेकआउट हो जाता है बिटवीन टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिश, जो कि ख़त्म होता है टीपू सुल्तान की डिफीट से। और इस तरीके से अंग्रेज़ अपने डोमिनेंस को, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इस्टेब्लिश कर पाते हैं मैसूर।
1772 में मराठा पेशवा माधव राव की डेथ हो जाती है और उनके छोटे भाई नारायण राव अगला पेशवा बनते हैं। लेकिन उन्हीं के अंकल रघुनाथ राव उनका मर्डर कर देते हैं और खुद को अगला पेशवा अनाउंस कर देते हैं। लेकिन मराठा लीडर नाना फडणवीस इसको डिसरिगार्ड करते हैं और रघुनाथ राव की जगह माधव राव नारायण, जो कि नारायण राव के बेटे थे, उनको अगला पेशवा अनाउंस कर देते हैं। रघुनाथ राव अंग्रेज़ों के पास पहुंच जाते हैं हेल्प मांगने के लिए और 1775 में रघुनाथ राव ट्रीटी ऑफ सूरत साइन करते हैं ब्रिटिश के साथ, जहां वो एग्री करते हैं कि वो आइलैंड ऑफ सेल्सेट और बेसिन अंग्रेज़ों को हैंड ओवर कर देंगे। साल 1776 में बैटल ऑफ तालेगांव में मराठास अंग्रेज़ों को हराने में सक्सेसफुल होते हैं और इसके बाद एक ट्रीटी ऑफ पुलंदर साइन करी जाती है दोनों के बीच में। और इस ट्रीटी के बाद नाना फडणवीस की जो पोजीशन थी मराठास में वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। लेकिन अंग्रेज़ों ने मानना तो था नहीं, इसलिए 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने एक ट्रूप अपॉइंट किया टू गो अगेंस्ट दी मराठास और कुछ छोटी छोटी बैटल्स करके मराठास के अगेंस्ट फाइनली अंग्रेज़ों ने ग्वालियर को कैप्चर कर लिया। 1782 में अंग्रेज़ों और मराठा ने एक और ट्रीटी साइन करी जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ सालबाई, और इस ट्रीटी के तहत रघुनाथ राव को साइडलाइन कर दिया गया और माधव राव II को अगला पेशवा बनाया गया। और इस ट्रीटी के बाद करीब 30 सालों तक अंग्रेज़ों और मराठास के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। नाना फडणवीस, जो कि एक आखिरी स्ट्रॉन्ग मराठा लीडर थे जिन्होंने कई सालों तक मराठास को साथ में रखा हुआ था, साल 1800 में उनकी मृत्यु के बाद मराठास के बीच में कई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं और इन्हीं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स का फ़ायदा उठाया अंग्रेज़ों ने। इसके बाद पेशवा बाजीराव II पहुंच जाते हैं अंग्रेज़ों के बाद प्रोटेक्शन के लिए और यहाँ पर वो साइन कर देते हैं ट्रीटी ऑफ बेसिन साल 1802 में। इस ट्रीटी के तहत पेशवा को रिकग्नाइज करा गया एज द हेड ऑफ द मराठा किंगडम और इसके तहत मराठा की जितनी भी फॉरेन पॉलिसी थी वो डायरेक्टली कंट्रोल में आ गई थी ब्रिटिश के। ये इसलिए करा गया था ताकि मराठास के किसी भी एक्शन जो ब्रिटिश के अगेंस्ट है उसको प्रिवेंट करा जा सके। कई मराठास का ये मानना था कि ये मराठास की इंडिपेंडेंस के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग है। इसके बाद अंग्रेज़ों और मराठास के बीच में कई छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर्स होती रही, जिसमें हर बार मराठास को मुंह की खानी पड़ी एंड अल्टीमेटली इन द ईयर 1818 द मराठा एम्पायर वॉज कम्प्लीटली शैटर्ड। मराठास को हराने के बाद अंग्रेज़ सिंध की तरफ रुख कर लेते हैं। इसके दो रीजंस थे। एक तो एंग्लो रशियन वॉर के चलते उनको डर था कि रशिया अफ़गानिस्तान और पर्शिया के थ्रू आकर इंडिया के उस रीजन पे अटैक ना करें और अपनी डोमिनेंस इस्टेब्लिश ना कर पाए, इसलिए वो चाहते थे कि वो अफ़गानिस्तान और पर्शिया में अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकें और इसके लिए उनको सिंध में एक ब्रिटिश डोमिनियन क्रिएट करना था। और दूसरा रीज़न ये था कि वो सिंध रिवर की कमर्शियल पॉसिबिलिटीज़ को भी एक्सप्लोर करना चाहते थे। इसके बाद साल 1843 में सिंध को ब्रिटिश एम्पायर के साथ एनेक्स कर लिया जाता है। साल 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख एम्पायर में कई सारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ आ जाती हैं और अंग्रेज़ अपनी पुरानी आदत से मजबूर इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए पंजाब की तरफ मुड़ जाते हैं। इसके बाद 1845 से लेके 1846 के बीच में सिख और अंग्रेज़ों के बीच में कई सारी बैटल्स होती हैं, जैसे बैटल ऑफ मुदुक्स, बैटल ऑफ फिरोजपुर, बैटल ऑफ बुदेवाल, बैटल ऑफ गंज। फाइनली 1849 में पंजाब को ब्रिटिश एम्पायर के साथ एनेक्स कर लिया जाता है और उस समय के पंजाब के लीडर्स दिलीप सिंह और महारानी जिंद कौर को इंग्लैंड ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। हमारे इतिहास से हमको ये सीखने को मिलता है कि कोई भी एक्सटर्नल थ्रेट हम पर हावी नहीं हो सकता अगर हम इंटरनली स्ट्रांग होते हैं। ब्रिटिश कैपिटलाइज्ड ऑन दी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ इन आवर कंट्री और उन्होंने आपस में ही हमको एक दूसरे के खिलाफ लड़ाया, एम्पायर्स को एम्पायर के खिलाफ, रिलीजन्स को रिलीजन्स के खिलाफ, अलग कल्चर्स को एक दूसरे के खिलाफ लड़वाया है। अगर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रहेगा तो एक्सटर्नल थ्रेट हमेशा हम पर बना रहे। उस समय भी हमको एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, छत्रपति शिवाजी महाराज या फिर राजा राजा चोला जैसे राजाओं की ज़रूरत थी और आज के समय पे भी हमको एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की ज़रूरत है अगर हमको किसी भी एक्सटर्नल थ्रेट से लड़ना है या उससे अपने आप को बचाना है। गुड थिंग इंडिया इज़ इन गुड हैंड्स टुडे। और अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट करना चाहते हैं, देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको ऐसी नोटिफिकेशंस मिलती रहें, क्योंकि फ्यूचर में हम हिस्ट्री, मिस्ट्री और एडवेंचर से भरी हुई बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाने वाले हैं। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय भारत।